आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने हैं। अगर इसका हम ओवरव्यू ले अगर इस चैप्टर का हम ओवरव्यू ले तो इस पे हमें पहले ह्यूमन और फ्लावर का रिलेशनशिप पढ़ना है, देन पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ना है, फ्लावर का क्या क्या पार्ट्स होता है, देन कुछ फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का जो होता है उसको हम एंडोशियम बोलते हैं, एंडोशियम के बारे में पढ़ना है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम के बारे में पढ़ना है, गाइनोशियम के बारे में पढ़ना है। देन हमें पॉलिनेशन पढ़ना है, पॉलिनेशन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना है, इसका टाइप्स को पढ़ना है, हमें इसका एजेंट्स को पढ़ना है। देन हमें कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए वो हमें पढ़ना है। क्रॉस पॉलिनेशन, इसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसके बाद हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होता है, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें ये सब पढ़ना है। एंडोशियम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, गाइनोशियम पढ़ना है, फिर पॉलिनेशन का टाइप्स, एजेंट्स कौन कौन सा होता है, कंडीशंस पढ़ना है, किस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखें तो हमें पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ना है और डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें एंडोस्पर्म पढ़ना है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ना है, इसका टाइप्स पढ़ना है। देन एम्ब्रियो पढ़ना है, एम्ब्रियो का हमें टाइप्स पढ़ना है, एम्ब्रियो का हमें फॉर्मेशन पढ़ना है। देन सीड पढ़ना है, सीड का हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, देन एडवांटेजेस पढ़ना है, देन वियाबिलिटी पढ़ना है, और देन हमें एपोमिक्सिस पढ़ना है, नेक्स्ट फ्रूट्स देखें तो फ्रूट्स में हमें टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पढ़ना है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम ह्यूमन और फ्लावर का रिलेशनशिप पढ़ें तो ह्यूमन और फ्लावर का सालों से इंटीमेट रिलेशनशिप सिंस टाइम इमेमोरियल। सालों से ह्यूमन और फ्लावर का इंटीमेट रिलेशनशिप है। सालों से हम फ्लावर को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते आए। वैसा ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। इस तरह हम फ्लावर को एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते आए हैं। हम अपना इम्पोर्टेंट फीलिंग को कन्वे करने के लिए भी फ्लावर को यूज़ करते हैं। कैसा फीलिंग लाइक लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोर्निंग एक्सेट्रा। लेकिन बायोलॉजिस्ट की मानो तो फ्लावर ये सब काम के लिए नहीं बना। बायोलॉजिस्ट की अगर मानो तो फ्लावर इज नॉट मेंट फॉर द पर्पस। फ्लावर बना क्यों है? फ्लावर क्यों बना है? फ्लावर बेसिकली क्या है? साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके हमें फ्रूट एंड सीड प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट हम अगर फ्लावर का पार्ट्स का बात करें तो फ्लावर में ये सब पार्ट्स होता है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जो हमारा सबसे नीचे वाला ये वाला पार्ट है इसको हम स्टॉक या पेडिसल बोलते हैं, स्टॉक और पेडिसल।
इसके ऊपर जो ये बल्ज वाला पार्ट है, जो बेसल पार्ट है, जो स्वेलन है हल्का सा, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल और थैलेमस। इसके ऊपर का पार्ट जो ये ग्रीन कलर से बनाया है मैंने, ये है आपका कैलिक्स। कैलिक्स का यूनिट को हम बोलते हैं, कैलिक्स का यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। और ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। जब फ्लावर बड स्टेज में रहता है तो कैलिक्स क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके ऊपर हो गया आपका कोरोला, इसके ऊपर हो गया आपका कोरोला। कोरोला का यूनिट होता है पेटल, और ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा। कलरफुल होगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसके ऊपर हम देखेंगे तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं एंडोशियम। एंडोशियम, एंडोशियम का यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमन। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम देखेंगे तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम का यूनिट को हम पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। ये क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेसिकली हम देखें तो एक फ्लावर में ये सब पार्ट होता है, गाइनोशियम, एंडोशियम। गाइनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंडोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद कोरोला, कोरोला बेसिकली पेटल है, कोरोला का यूनिट को हम पेटल बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, ये पोलिनेशन में मदद करेगा। अब पोलिनेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कैलिक्स, कैलिक्स यूनिट को बोलेंगे सेपल। ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा जब फ्लावर बड स्टेज में होता है। इसके ऊपर स्वेलन सा पोर्शन है, इसके नीचे जो स्वेलन सा पोर्शन है इसको हम रिसेप्टेकल और थैलमस बोलते हैं। उसके नीचे स्टॉक या पेडिसल। तो बेसिकली हम देखें तो हमारे फ्लावर में हमें 4 पार्ट मिलता है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम, 4 वॉल मिलता है। जिसमें से 2 वॉल जो है एंडोशियम और गाइनोशियम, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए हम इसको एसेंशियल वॉल बोलते हैं। और कैलिक्स और कोरोला जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए हम इसको नॉन एसेंशियल वॉल बोलते हैं। जब फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाला रहता है, फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले प्लांट ये डिसीजन ले लेता है कि अब उसको फ्लावरिंग करना है। बहुत सारा स्ट्रक्चर एंड हार्मोनल चेंजेस प्लांट में होता है। बेसिकली ये वैसे ही है जैसे अगर हम कभी घूमने जाते हैं तो पहले जगह डिसाइड करते हैं, उसके बाद बजट डिसाइड करते हैं, उसके बाद वहाँ का वेदर कैसा है वो सब देखते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं घूमने के लिए। वैसे ही प्लांट क्या करता है, फ्लावरिंग करने से पहले ये डिसीजन ले लेता है कि अब मैं मैच्योर हो गया हूँ और अब मुझे फ्लावरिंग करना है। बहुत सारा स्ट्रक्चर एंड हार्मोनल चेंजेस होता है प्लांट में। जैसे कि एक देखें तो ये मान लो अगर प्लांट है, ये मान लो प्लांट है और ये इसका लीफ है। लीफ से क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस निकलता है जिसको हम फ्लोरिजन बोलते हैं। लीफ से क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस निकलता है जिसको हम फ्लोरिजन बोलते हैं। ये फ्लोरिजन यहाँ पे जो शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है इसको फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज कर देता है, इसको फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज कर देता है और यही फ्लोरल मेरिस्टेम आगे जाके फ्लावर बनाता है। अब आ जाते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंडोशियम पे आते हैं।
एंडोशियम का यूनिट को स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें दो पार्ट होता है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंथर, और ये जो स्टॉक है, ये जो लॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब खुद सोच के बताओ, ये जो फिलामेंट का लेंथ है वो क्या हर फ्लावर में सेम होगा? इसका जो नंबर है क्या हर फ्लावर में सेम होगा? अलग अलग होगा ना। तो फिलामेंट का लेंथ और नंबर, फिलामेंट का लेंथ और नंबर ये वेरी करता है इन डिफरेंट फ्लावर। अलग अलग फ्लावर में ये अलग अलग होगा, वेरी करता है इन डिफरेंट फ्लावर। अब देखो फिलामेंट का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा नीचे या तो थैलेमस से या फिर पेटल से ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, पेटल से ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। इस हिस्से को हम बोलते हैं, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। फिलामेंट का वो वाला हिस्सा जो थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ये जो दूर का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ है, किससे अटैच्ड है, तो आप बोलोगे थैलेमस और पेटल। अगर मैं बोलूं जो फिलामेंट का डिस्टल एंड किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे एंथर से जुड़ा हुआ। ये हमारा एंथर है। एंथर को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन से हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे तो हमको हमारा एंथर कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें हमें दो लोब दिख रहा है, मतलब हमारा एंथर कैसा है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये जो लास्ट लेयर है ये वाला, ये थेका बना रहा है। टोटल हमारे पास कितना थेका है? 4। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, टोटल हमारे पास 4 थेका है। लेकिन एक लोब में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 थेका है, इसलिए हम इसको डाइथेकस बोलते हैं। हमारा एंथर कैसा है? बाइलॉब्ड है, डाइथेकस है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, 4 साइडेड स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए हम इसको टेट्रागोनल बोलते हैं। कॉर्नर्स पे हमारा माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट है, इस वाले स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोंजिया बोलते हैं। कॉर्नर पे हमारा माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टेट्रागोनल माइक्रोस्पोंजिया। अब देखो हमारा जो 2 थेका था, 2 थेका हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से सेपरेटेड है। हमारा जो 2 थेका है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से सेपरेटेड है। इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से क्या होता है? एंथर फटता है, जिससे पोलन ग्रेन बाहर आता है, वो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट देखो, इसका अगर हम लेयर पढ़े तो इसमें 4 लेयर होता है बेसिकली। सबसे बाहर वाला लेयर को बोलेंगे एपिडर्मिस, उसके अंदर वाला को एंडोथेसियम, उसके अंदर वाला को मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 1 से 3 हो सकता है। इसके अंदर वाला हम बोलेंगे टेप्टम। टेप्टम जो होगा वो बाइन्यूक्लिएट हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। टेप्टम बाइन्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। इसका डीएनए कंटेंट इंक्रीज करेगा और इसका क्रोमोसोम नंबर भी इंक्रीज करता है। क्रोमोसोम नंबर भी इंक्रीज करेगा। ये बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन। तो टेप्टम हमारा ये सब काम करता है। टेप्टम बाइन्यूक्लिएट हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगा, इसमें डीएनए कंटेंट इंक्रीज करेगा, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज करेगा। अगर इसका फंक्शन की बात करें तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। बाकी ये जो 3 लेयर है ये प्रोटेक्शन में मदद करता है, और डिहाइड्रेशन में मदद करता है, फटने में मदद करता है एंथर को। ये जो हम बनाए इसके अंदर अगर आप देखो तो ग्रुप ऑफ होमोजेनियस सेल होता है, होमोजेनियस से सिमिलर सेल होता है, इसको हम स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलते हैं। इसी स्पोरोजेनियस टिश्यू के पास माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जो आगे जाके पोलन ग्रेन बनाता है। ये हमारा जो एंथर है
ये यंग एंथर है। अब मेच्योर एंथर होगा मतलब जब पोलन ग्रेन बन जाएगा उसके बाद हमारा एंथर कैसा दिखेगा वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हमारा एंथर यंग रहता है तो हमें कुछ ऐसा दिखता है, वही एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। अच्छा, बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। यंग एंथर में बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, इसका काम है दोनों लोब को कनेक्ट करना। अगर हम यंग एंथर और मैच्योर एंथर देखें तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है हमें। यंग एंथर में हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखता है, हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखता है। लेकिन हम मैच्योर एंथर की बात करें तो इसमें हमें 2 पोलन सैक दिखता है। इसके बाद इसमें अगर हम लेयर देखें तो इसमें हमको चारों लेयर दिखता है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। चारों लेयर हमको दिख रहा है, 4 लेयर। जबकि मैच्योर एंथर में देखें तो हमको 2 ही लेयर दिख रहा है, एक एपिडर्मिस और एंडोथेसियम। 2 लेयर दिखता है, एक एपिडर्मिस और एक एंडोथेसियम। मतलब है कि बाकी का जो लेयर था 2, टेप्टम और मिडिल लेयर, वो दोनों इसमें कंज्यूम हो जाता है, वो दोनों इसमें नहीं रहता। नेक्स्ट और अगर हम देखें इसमें हमारे पास स्पोरोजेनियस टिश्यू है अंदर में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पोलन ग्रेन्स है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैच्योर एंथर में क्या होता है, स्पोरोजेनियस टिश्यू खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है और ये आगे जाके पोलन ग्रेन बना लेता है। नेक्स्ट अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया को देखते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, होमोजेनियस सेल होता है, इसको हम स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलते हैं। इसमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल बनाता है। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये आगे मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे जाके डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन्स में। अगर मैं आपको प्लॉइडी पूछूं तो हमारा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसका प्लॉइडी होता है 2n। यहाँ पे मियोसिस हो गया तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना उसका प्लॉइडी होगा n। पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इस पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। याद रखना है ये जो हमारा पोलन ग्रेन है ये मेल गैमेट नहीं है, ये मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब ये आगे जाके गैमेट बनाने वाला है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा कोई माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर में पहले वैक्यूलाइजेशन होता है। वैक्यूलाइजेशन होकर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस हमारा पेरीफेरी के तरफ, कॉर्नर के तरफ मूव कर जाता है। इसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल बनना शुरू होता है। ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिसमें 2 सेल बनता है, एक लार्ज सेल बनता है जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, एक स्मॉल सेल बनता है जिसको हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं। हमारा पोलन ग्रेन बना, इसमें हमें 2 सेल दिख रहा है, एक स्मॉल सेल दिख रहा है जिसको हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं और एक लार्ज सेल दिख रहा है जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। जेनेटिव सेल जनरली स्मॉल और स्पिंडल शेप का होगा। ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए रहेगा और ये मेल गैमेट बनाता है। कितना मेल गैमेट तो याद रखना है, 2 मेल गैमेट बनाएगा। वेजिटेटिव सेल की बात करें तो ये लार्ज होगा, इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और एबंडेंट फूड रिजर्व होता है इसके पास। ये पोलन ट्यूब बनाने में मदद करता है। अब 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन इसी स्टेज में शेड कर जाता है, 2 सेल स्टेज में ही क्या करता है, शेड कर जाता है, मतलब स्टिग्मा पे चला जाता है। मगर 40% एंजियोस्पर्म ऐसा है जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो 3 सेल स्टेज में जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो जेनरेटिव सेल है वो पहले से ही मिटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना लेता है। तो याद रखना है 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में इसी स्टेज में क्या करता है, शेड कर जाता है।
जबकि 40% एंजियोस्पर्म में जेनेटिक सेल 2 मेल गैमेट पहले ही बना लेता है और पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में क्या होता है, सीड करता है। अगर हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ें तो ये स्फेरिकल होगा, 20 to 25 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर, 20 to 20 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। इसका अगर हम देखें स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 लेयर होता है। बाहर वाला लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाला लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन जो है इनर लेयर है, थिन होगा और कंटिन्यूअस होता है। ये कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई ब्रेक आपको नहीं दिखेगा। ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन में, एक्सटेंशन में मदद करता है। एक्साइन देखो तो एक्साइन जो होता है आउटर लेयर होता है, ये थिक होता है। एक्साइन जो है वो आउटर लेयर है और ये जनरली क्या होगा, थिक होगा। ये थिक होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है यहाँ पे देखो एपर्चर दिखेगा हमें। स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है। स्पोरोपोलेनिन वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है। ये हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, एल्कली को विथस्टैंड कर सकता है। फॉजिलाइजेशन में इसलिए ये मदद करता है क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल है, इसलिए फॉजिलाइजेशन में, फॉजिल बनाने में मदद करता है और ये अच्छा डिज़ाइन और पैटर्न देता है पोलन ग्रेन को। नेक्स्ट हमें पोलन प्रोडक्ट पढ़ना है। यह टैबलेट, सिरप या वैक्स के फॉर्म में होता है, न्यूट्रिएंट में रिच होता है, इसलिए ये जनरली एथलीट्स वगैरह लोग यूज़ करते हैं अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। इसका कंजप्शन से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पोलन एनर्जी। पोलन अलग अलग तरह का एलर्जी क्रिएट करता है, जैसे कि हे फीवर, ब्रोंकियल एफिक्शन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अजमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब कॉजेज करता है। कुछ एग्जाम्पल है जो पोलन का जो एलर्जी कॉजेज करता है, एमरैंथस, जीनोपोडियम एंड पार्थिनियम। पार्थिनियम को हम कैरोल क्लास भी बोलते हैं। तो ये वीट के साथ इंडिया चला आया था। पोलन रिहेबिलिटी, ये बेसिकली पीरियड है जब तक पोलन ग्रेन के पास एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर सकता है। पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। जनरली सीरियल्स को देखो, पोएसी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली, तो ये अपना विएबिलिटी 30 मिनट्स में लूज कर देता है। जबकि कुछ अलग फैमिली है जैसे कि सोलेनेसी, रोजेसी, लेगुमिनेसी, ये अपना विएबिलिटी को मेंटेन करता है फॉर मंथ्स। पोलन प्रिजर्वेशन, पोलन प्रिजर्वेशन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। पोलन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे अगर हम सीड को स्टोर करते हैं जिस जगह पे, उसको हम सीड बैंक बोलते हैं, वैसे ही पोलन को जहां हम स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलन बैंक्स। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम का यूनिट है पिस्टिल और कार्पेल। इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। यहाँ पे इसका 3 पार्ट बेसिकली होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ पे आके ही गिरता है। इसके नीचे है स्टाइल, ये स्लेंडर स्टॉक है जो स्टिग्मा के नीचे से स्टार्ट होता है और सबसे नीचे वाला बल्ब जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर चैम्बर होगा, इस चैम्बर को हम बोलते हैं, ओवेरी के अंदर चैम्बर होगा, चैम्बर को हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल, और इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इस ओव्यूल की बात करें तो ये या तो सिंगल हो सकता है या फिर मैनी हो सकता है। सिंगल हो सकता है इन केस जिसमें एक ही सीड प्रेजेंट होता है, जैसे कि राइस, व्हीट। मैनी होगा जिसमें बहुत सारा सीड प्रेजेंट होता है, जैसे पापाया, ब्रिंजल। हम कार्पेल की बात करें तो या तो कार्पेल फ्लावर में फ्यूज हो सकता है, गुच्छे में प्रेजेंट हो सकता है जिसको हम सिनकार्पस बोलते हैं, या फिर ये फ्रीली प्रेजेंट हो सकता है जिसको हम एपोकार्पस बोलते हैं। एक एग्जांपल हमको याद रखना है। फ्यूज वाले का एग्जांपल है पेपेबर, सिनकार्पस कार्पेल का एग्जांपल है पेपेबर और एपोकार्पस का एग्जांपल है मिथेला। नेक्स्ट हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा रहता है। इसमें जो सबसे बाहर वाला लेयर रहता है उसको हम आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं, इसके अंदर वाला लेयर को इनर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। दोनों ही प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अंदर होता है न्यूसेलस, न्यूसेलस में अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल होता है। यही न्यूसेलस बाद में जाके एम्ब्रायो सेक बनाता है। इसके बाद ये वाला रीजन जो है, नीचे वाला रीजन, इसको हम माइक्रोपाइल रीजन बोलते हैं। यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है। ऊपर वाला रीजन को हम चलजल एंड बोलते हैं।
यहाँ पे हिलम प्रेजेंट है। हिलम बेसिकली क्या करता है, इस फनिकल को और इस वाले ओव्यूल को जोड़ता है साथ में। फनिकल का काम क्या है, इस ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। अब अगर हम न्यूसेलस को पढ़े तो न्यूसेलस के इस वाले रीजन में, माइक्रोपाइल वाले रीजन में कोई एक पेरेन्काइमेटस सेल डिफरेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। याद रखना है, कोई एक सेल माइक्रोपाइल वाले रीजन में मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है और ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके मेगास्पोर टेट्राड बनाता है। मियोसिस करके मेगास्पोर टेट्राड बनाता है। मेगास्पोर टेट्राड, ये टेट्राड में, ये टेट्राड बना लिए हम। ये टेट्राड में 3 जो होगा वो डी जनरेट कर जाएगा। 3 मेगास्पोर जो है वो डी जनरेट कर जाएगा और एक जो है यही फंक्शनल होगा और ये आगे जाके ये फंक्शनल होगा और ये आगे जाके एम्ब्रियो सेल बनाएगा। मेगास्पोर मदर सेल जो बना वो हमारा माइक्रोपाइल रीजन में बना, लेकिन इससे जो टेट्राड बना इसको हम अगर यहाँ पे फिट कर देंगे तो जो हमारा फंक्शनल वाला है वो चलाजल एंड पे बनेगा। अगर आप प्लॉइडी देखें तो हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है इसका प्लॉइडी होगा 2n, मियोसिस के बाद मेगास्पोर टेट्राड बना तो इसका प्लॉइडी होगा n। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा न्यूसेलस है इसका माइक्रोपाइल रीजन में कोई एक पेरेन्काइमेटस सेल डिफरेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बनाता है और ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके मेगास्पोर टेट्राड बनाता है। इस टेट्राड को अगर हम न्यूसेलस के अंदर फिट करें तो हमें दिखेगा जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है, जो हमारा फंक्शनल वाला मेगास्पोर है वो चलाजल एंड पे है। कहने का मतलब ये है कि जो मेगास्पोर मदर सेल हमारा बन रहा था पेरेन्काइमेटस न्यूसेलस के अंदर वो माइक्रोपाइल रीजन में बन रहा था, लेकिन जो फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है वो चलाजल एंड पे बन रहा है। इसके बाद हमारा जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। पहला बार जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कि न्यूक्लियस डिवाइड करते रहेगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। पहला बार जब डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना, फिर दूसरा बार डिवाइड होगा 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेगा। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद उसके बाद न्यूक्लियस अपने आप को अरेंज करेगा। अरेंज करने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम लोग को टोटल 8 न्यूक्लियस दिखेगा और 7 सेल दिखेगा। एम्ब्रियो सेल को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। याद रखना है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेट नहीं है। तो फाइनली हमारा जो एम्ब्रायोसाइट बना था, जो मैच्योर एम्ब्रायोसाइट बना था, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर जो 3 सेल बना इसको हम एंटीपोडल सेल बोलेंगे। बीच में जो 2 न्यूक्ली बना इसको हम पोलर न्यूक्ली बोलेंगे और बीच का जो सेल है इसको हम सेंट्रल सेल बोलेंगे। इसके बाद नीचे हमारा 3 सेल बना, 2 सेल जो है उसको सिनर्जिड बोलेंगे, ऊपर वाला को हम एग बोलेंगे, ठीक है। और ये दोनों को साथ में हम एग एपेटस बोल सकते हैं। इसके नीचे देखो सिनर्जिड के पास कुछ प्रोजेक्शन होगा, इसको हम फिलिफो एपेटस बोलते हैं। अगर हम पूछे मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, अगर हम पूछे जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितना न्यूक्लियस और कितना सेल होता है तो आप काउंट करके देख लो। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में हमें 8 न्यूक्लियस दिखेगा लेकिन सेल हमें सिर्फ 7 दिखेगा। अच्छा, प्लॉइडी लेवल देखना है तो एंटीपोडल सेल का प्लॉइडी होगा n, पोलर न्यूक्ली में n+n क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, एक का प्लॉइडी है n और सिनर्जिड का प्लॉइडी है n क्योंकि ये सब मियोसिस के बाद बना है। नेक्स्ट, ऐसा टाइप ऑफ डेवलपमेंट को जब एक ही मेगा स्पोर से हमारा एम्ब्रियोसैक बनेगा तो इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जो ट्रेवल करता है उसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी, चिटेनोगमी, जेनोगैमी। ऑटोगैमी सेम फ्लावर में होता है, मतलब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है वो सेम फ्लावर में होता है। सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जाता है। याद रखना है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, इसमें कोई भी एजेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जिटोनोगमी देखें तो डिफरेंट फ्लावर में होता है
मगर सेम प्लांट का, इसलिए ये क्या हो गया, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्योंकि प्लांट सेम है, मगर फंक्शनली देखो तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि फ्लावर अलग अलग है। अगर इसको देखें तो इसमें दोनों कंडीशन पॉसिबल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, जबकि ऑटोगैमी देखें, ऑटोगैमिक यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमको पढ़ना है जेनोगैमी। जेनोगैमी डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, अलग अलग फ्लावर अलग अलग प्लांट का उसमें पॉलिनेशन होता है। इसमें एजेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, एजेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। अब इसमें भी फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है या बाइसेक्सुअल हो सकता है, दोनों ही फ्लावर में जेनोगैमी पॉसिबल है। नेक्स्ट हमको टू टाइप्स ऑफ फ्लावर देखना है, चेस्मोगैस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये बेसिकली हमारे पास तीन प्लांट है, ऑक्जेलिस, वियोला और कॉमेनिना, इसमें देखने को मिलता है। चेस्मोगैस फ्लावर जो होता है उसका फ्लावर खुला हुआ एक्सपोज रहता है, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है उसका फ्लावर क्लोज रहता है। इसका एडवांटेजेस देखोगे, क्योंकि फ्लावर क्लोज रहता है तो जो एंडोशियम और गाइनोशियम है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोज फ्लावर के अंदर, तो इसमें श्योर सीड सेट बनता है और कोई एजेंट्स नहीं चाहिए होता है इसमें। जबकि इसका डिसएडवांटेज देखोगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है इसलिए यहाँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का चांसेस रहता है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, दो तरह का एजेंट्स होता है पॉलिनेशन का, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक में विंड से पॉलिनेशन हो सकता है, विंड से जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे एनेमोफिली। मेजरली एबायोटिक में पॉलिनेशन जो होगा वो विंड से ही होगा, मेजरली एबायोटिक में जो पॉलिनेशन होगा वो विंड से ही पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर से, वाटर से जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। बायोटिक में देखें तो मेजरली इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, ऐसा पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटेमोफिली। मेजरली इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा, इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, एंड्स, वेब्स। बर्ड से देखो सनबर्ड, स्विमिंग बर्ड, कुछ लार्ज एनिमल्स है उससे भी पॉलिनेशन होता है बायोटिक में, जैसे प्रीमेट्स, अर्बोरियल रोडेंट्स, रेप्टाइल्स। यहाँ पे बीज जो है वो मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट है, ये बीज जो है ये मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हमारा पहला एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज विंड। विंड से जो पॉलिनेशन होगा उसको एनेमोफिली बोलेंगे। इसमें जो फ्लावर होगा वो स्मॉल और इनकंस्पिकुअस होगा। इनकंस्पिकुअस का मतलब है कि फ्लावर क्या होगा, क्लियर नहीं होगा, छोटा छोटा होगा। पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड रहेगा और लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। फोलिएज का मतलब होता है लीव्स, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन स्मॉल होगा, ड्राई होगा, डस्टी होगा, लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा, ताकि आसानी से वो शेड कर जाए। नेक्स्ट स्टिग्मा के बारे में बात करेंगे तो स्टिग्मा लार्ज और फिदरी होगा। ओवेरी जो होगा इसमें वो सिंगल ओव्यूल के साथ प्रेजेंट होगा। ये जनरली मोस्टली ग्रासेस में दिखता है। इसका एग्जांपल है कॉर्नकॉप, कुछ मोनोकॉट में भी दिखता है। अगर हम कॉर्नकॉप को देखें तो यहाँ पे हमें टेसल्स दिखता है। ये टेसल्स बेसिकली स्टिग्मा और स्टाइल है जो कि पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट एबायोटिक एजेंट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा वाटर। वाटर से जो पॉलिनेशन होगा उसको हम हाइड्रोफिली बोलेंगे। यहाँ भी फ्लावर जो होगा हमारा वो स्मॉल और इनकंस्पिकुअस होगा, पोलन ग्रेन लाइट होगा और मुसिलिजिनस कवरिंग से कवर्ड होगा। मुसिलिजिनस कवरिंग क्या करता है, इसको वेट होने से बचाता है, अनवेटेबल है। मुसिलिजिनस कवरिंग क्या करेगा, इसको वेट होने से बचाएगा, ये अनवेटेबल है, मतलब वाटर से प्रिजर्व करेगा। नेक्स्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा हमारा स्टिकी होगा और ये भी मुसिलिजिनस कवरिंग से कवर्ड होगा, मतलब कि प्रोटेक्टेड होगा फ्रॉम वाटर। ये बहुत रेयर है, 30 जेनस में ही सिर्फ दिखता है। मोस्टली मोनोकॉट है और लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में दिखता है। अब वाटर प्लांट्स में तीनों तरह का पॉलिनेशन हो सकता है। वाटर पॉलिनेशन भी हो सकता है, विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है। हमें कुछ एग्जांपल याद रखना है। वाटर पॉलिनेशन फ्रेश वाटर प्लांट में भी हो सकता है, सी वाटर प्लांट में भी हो सकता है। फ्रेश वाटर प्लांट का हमारे पास दो एग्जांपल है, एक है हाइड्रिला और एक है वेलिसनेरिया। सी वाटर का एक एग्जांपल है जोस्टेरा, ये टाइप ऑफ सी ग्रासेस है। विंड पॉलिनेशन में एक एग्जांपल है पोटामोजेटॉन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में दो एग्जांपल है, वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ।
अगर हम वाटर प्लांट्स को देखेंगे तो मेजरली उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है, मेजरली हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। नेक्स्ट हम अगर वाटर पॉलिनेशन देखें तो हाइड्रोफिली दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम एपी हाइड्रोफिली, एक को बोलते हैं हम हाइपो हाइड्रोफिली। एपी का मतलब होता है वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होगा, हाइपो का मतलब होता है कि सबमर्ज वाटर पॉलिनेशन होगा। ये इसका एग्जांपल है, एपी हाइड्रोफिली का एग्जांपल है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया एक डायोसियस प्लांट है। यहाँ पे दिखेगा आपको जो मेल प्लांट है वो क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन को पानी के अंदर रिलीज कर रहा है। ये लाइट पोलन ग्रेन है इसलिए पानी के सरफेस पे चला आता है, जबकि फीमेल फ्लावर के पास लॉन्ग स्टॉक होगा, जिससे क्या करेगा, जब ये पोलन ग्रेन पेसिवली फ्लो करके आएगा फीमेल के पास तो ये लॉन्ग स्टॉक इसको क्या करेगा, एडप्ट कर लेगा और हमारा पॉलिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्लांट मोनोसियस है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन रिलीज करेगा प्लांट वो रिबन शेप्ड का होगा। दोनों ही एबायोटिक पॉलिनेशन में एनेमोफिली या फिर हाइड्रोफिली फ्लावर कलरफुल नहीं होगा और वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉलिनेशन पे, दैट इज बायोटिक पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन में। इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम एंटेमोफिली बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में इंसेक्ट से ही पॉलिनेशन होता है। इसका फ्लावर कलरफुल होगा, जब स्मॉल होगा तो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होगा, ये नेक्टर और पोलन को प्रोड्यूस करेगा। इसके पास एक ऑर्डर होगा, स्मेल होगा, फॉल स्मेल भी होगा फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसका पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टिकी होता है। नेक्स्ट फ्लावर कुछ रिवॉर्ड भी लगता है पॉलिनेटर के लिए, इंसेक्ट के लिए, जैसे कि कुछ पोलन होता है जो एडिबल होता है, हनी, नेक्टर, और फ्लावर सेफ प्लेसेस प्रोवाइड करता है इंसेक्ट के लिए ताकि वो अपना एग उसमें आके ले कर सके, रख सके। जैसे कि एक प्लांट हमारे पास एमोर्फोफेलस, इसका जो फ्लावर होता है वो 6 फीट इन हाइट होता है, लॉन्गेस्ट फ्लावर है। नेक्स्ट कुछ ऑब्लिगेट और स्टिक रिलेशनशिप होता है। स्टिक रिलेशनशिप मतलब दोनों अकेले नहीं रह सकता, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए रहने के लिए। जैसे यूका प्लांट और कोनोबा मॉथ, यूका प्लांट को कोनोबा मॉथ पॉलिनेट करता है, बदले में यूका प्लांट उसको जगह देता है अपना एग रखने के लिए। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कंडीशन फॉर क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए, इसको हम और ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। पहले फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। हम जानते हैं अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें ऑटोगैमी हो जाता है, इसलिए फ्लावर क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगा मगर जिटेनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगा। इसलिए अगर हम प्लांट को डायोसियस ले लें तो ये दोनों ही प्रिवेंट कर देगा, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। नेक्स्ट डिकोगैमी होना चाहिए। डिकोगैमी मतलब एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होना चाहिए। प्रोटोएंड्रस होगा तो एंथर पहले मैच्योर कर जाएगा, प्रोटोगाइनस होगा तो स्टिग्मा पहले मैच्योर कर जाएगा। नेक्स्ट हेट्रोस्टाइली होना चाहिए, मतलब स्टिग्मा और एंथर डिफरेंट पोजीशन पे होना चाहिए। नेक्स्ट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें स्टिग्मा अपना ही पोलन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। अगला टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या टेक्निक है, हम कैसे करते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम करते हैं इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन में हम क्या करते हैं, एंथर को निकाल लेते हैं उसके मैच्योर होने से पहले। इसके बाद हम बैगिंग करेंगे। बैगिंग का मतलब होता है कि हम स्टिग्मा को बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि दूसरा पोलन, अनवांटेड पोलन आके उस पर ना गिरे। नेक्स्ट हम डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, डिजायर्ड पोलन को उसके ऊपर डस्ट कर देते हैं और लास्ट रीबैगिंग कर देंगे। वापस हम उसको बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ये हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में करते हैं। अगर जो हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें इमास्कुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आइदर उसमें एंथर प्रेजेंट होगा या तो इसमें स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। हम डायरेक्टली बैगिंग करते हैं, फिर डस्टिंग करते हैं, फिर रीबैगिंग कर देते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब पोलन ग्रेन शेड करके स्टिग्मा के ऊपर आता है तो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में बातचीत होता है। इस बातचीत को हम बोलते हैं केमिकल डायलॉग। अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का होगा, मतलब राइट टाइप ऑफ पोलन होगा, तभी क्या होगा, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अगर पोलन ग्रेन दूसरे किसी स्पीसीज से होगा तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। याद रखना है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के लिए पोलन ग्रेन और स्टिग्मा सेम स्पीसीज का होना चाहिए।
मान लेते हैं हमारा जो पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा के ऊपर आया है वो राइट टाइप ऑफ पोलन है, मतलब कि सेम स्पीसीज का है। अगर सेम स्पीसीज का है तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेगा। याद रखना है ये जो एम्ब्रियो सैक है हमारा, इसके पास सिनर्जिड में फिलिफॉर्म एपेरेटस प्रेजेंट है। फिलिफॉर्म एपेरेटस के पास केमिकल प्रेजेंट होता है और हमारा जो पोलन ट्यूब है वो टुवर्ड्स द केमिकल मूव करता है, मतलब केमोट्रोपिक मूवमेंट शो करता है। इसलिए ये माइक्रोपाइल रीजन से एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेता है। अब हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो पोलन ग्रेन है 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में सेट करता है। अगर जो ये 2 सेल स्टेज में सेट किया होगा, अगर जो ये पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में सेट किया होगा तो स्टिग्मा पे आने के बाद यहाँ पे ये जेनेटिक सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाएगा और ये 2 मेल गैमेट आगे की तरफ मूव करेगा। अगर जो 3 सेल स्टेज में सेट किया होगा तो जेनेटिक सेल के पास पहले से ही 2 मेल गैमेट होगा जो कि पोलन ट्यूब से एंट्री लेगा एम्ब्रियो सैक की तरफ। इसके बाद हमारा एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चेंजेस होता है फर्टिलाइजेशन से पहले। हमारा जो तीनों एंटीपोडल सेल है वो डीजेनरेट कर जाता है न्यूट्रिशन के लिए। पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है। सिनर्जिड जो होगा, एक सिनर्जिड डीजेनरेट कर जाएगा पोलन ट्यूब के आने से पहले और दूसरा सिनर्जिड डीजेनरेट करेगा पोलन ट्यूब के आने के बाद। याद रखना है सिनर्जिड जो है उस कंपेनियन की तरह है जो खुद कुर्बान होके पोलन ट्यूब को अंदर की तरफ पहुंचाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, पोलन ट्यूब से हमारे पास 2 मेल गैमेट आया, एक मेल गैमेट ये वाला एक से जाके फ्यूज कर जाएगा, इसको हम बोलेंगे सिंगेमी। एक मेल गैमेट ये एक से जाके फ्यूज कर जाएगा, इसको हम बोलेंगे सिंगेमी। सिंगेमी करके क्या बनाता है? जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद ये बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा बीच वाला सेल था लॉन्गेस्ट सेल, इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। अब हम इसको बोलेंगे फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो रहा है और एक मेल गैमेट का एक के साथ हो रहा है, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, इसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था ये एंडोस्पर्म में बदल जाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाएगा, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, ओवेरी फ्रूट में बदल जाएगा। 1 बाय 1 हमको सब पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पहला टॉपिक पढ़ना है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले हो जाएगा, इसलिए लिखे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। मतलब क्या है, कुछ हद तक एंडोस्पर्म बन गया रहेगा, उसके बाद हमारा एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा। इसका प्लॉइडी देखें तो प्लॉइडी है 3N। इसका फंक्शन क्या है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। नेक्स्ट हमें एंडोस्पर्म का टाइप्स पढ़ना है। डेवलपमेंट के बेस पे एंडोस्पर्म का 2 टाइप है, एक है हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक है हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म। जो हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, देखो नाम से ही पता चल रहा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करते रहता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सेल डिवाइड नहीं करता, मतलब कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, इसको याद रखना है, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट सेलुलर एंडोस्पर्म में देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो सेल भी डिवाइड होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका भी एक एग्जांपल है व्हाइट कैंडल। कोकोनट का जो कैंडल होता है उसको वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। पढ़ना है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा जाइगोट बना था, जाइगोट से हमारा पहला जो एम्ब्रियो बना उसमें 2 सेल होगा, एक होता है सस्पेंसर सेल, एक होता है एम्ब्रायोनल सेल। याद रखना है सस्पेंसर सेल जो है वो माइक्रोपाइल रीजन में बना। इसके बाद इस एम्ब्रियो से हमारा प्रो एम्ब्रियो बना। प्रो एम्ब्रियो कुछ ऐसा बनेगा। ये जो डेवलपमेंट है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रायोजेनी। एम्ब्रायोजेनी क्या होता है? अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मोनोकॉट सीट हो या डाइकॉट सीट हो, ये सेम होता है। सारा सीट पहले एम्ब्रियो से प्रो एम्ब्रियो बनता है। इसके बाद
प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और हार्ट शेप्ड से मैच्योर एम्ब्रियो। ये जो 3 प्रोसेस है ये हमारा सिर्फ डाइकोट में ही होता है। नेक्स्ट हम एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं। पहले हम डाइकोट एम्ब्रियो पढ़ेंगे, फिर मोनोकोट एम्ब्रियो पढ़ेंगे। अब देखो ये जो बीच वाला लाइन है इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन, इसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कोटिलिडन का अटैचमेंट का ऊपर है प्रेजेंट, इसको हम एपिकोटाइल बोलेंगे, और जो नीचे प्रेजेंट है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलेंगे। देखो ये है 2 कोटिलिडन यहाँ पे अटैच्ड है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल का जो टिप होगा उसको हम बोलेंगे प्लीम्यूल। ठीक है, हाइपोकोटाइल का टिप को हम बोलेंगे रेडिकल, और रेडिकल के नीचे रूट कैप लगा हुआ होगा। 2 कोटिलिडन है। मोनोकोट एम्ब्रियो को देखें तो देखो अटैचमेंट यहाँ हो रहा है, तो इसके ऊपर का लेवल को हम बोलेंगे एपिकोटाइल, नीचे का लेवल को बोलेंगे हाइपोकोटाइल। इसमें एक स्क्यूटेलम दिया हुआ है, ये स्क्यूटेलम जो है इसका कोटिलिडन है, ये टुवर्ड्स वन साइड लेटरल साइड रहता है। इसके बाद देखें तो शूट एपेक्स, एपिकोटाइल का जो एपेक्स होगा प्लीम्यूल, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके ऊपर एक कवरिंग होता है कोलियोप्टाइल का। कोलियोप्टाइल है होलो फोलियर स्ट्रक्चर, एक लीफ स्ट्रक्चर है, होलो लीफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद एपिब्लास्ट होगा, ये रूडिमेंटरी कोटिलिडन है। इसके नीचे देखो हाइपोकोटाइल में रेडिकल होगा, रेडिकल के नीचे रूट कैप, और रूट कैप भी कवरिंग से कवर्ड होगा, इसको कोलियोहाइजा बोलते हैं। कोलियोहाइजा एक अनडिफरेंशिएटेड सीट है। याद रखना है एम्ब्रियो में जो एपिकोटाइल का टिप होगा उसको हम प्लीम्यूल बोलते हैं, और जो हाइपोकोटाइल का टिप होगा उसको हम रेडिकल बोलते हैं, जैसा कि हम पिछले डायग्राम में देख ही लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमें सीड। सीड में सीड कोड होता है और एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के ऊपर सीड कोड प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन होता है। ये सीड जो होगा वो जनरली थिक और स्वेलन होता है क्योंकि इसके पास रिजर्व फूड होता है। नेक्स्ट माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पोर होता है जो कि सीड के ऊपर, सीड कोड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सीड। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सीड है। एक है हमारे पास एल्बुमिनस सीड, एक है हमारे पास नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड को हम एंडोस्पर्मस सीड भी बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। यहाँ पे देखो नाम से ही पता चल रहा है एंडोस्पर्मस सीड मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। नॉन एंडोस्पर्म सीड मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखो जब एम्ब्रियो डेवलप करते रहता है तो वो एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेता है। अब अगर वो टोटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर गया होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड, और अगर टोटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया होगा तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मस सीड। देखो यहाँ पे एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया है, इसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मस सीड, मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा है। एग्जाम्पल देखो वीट, बार्ली, मेज, कैस्टर, सनफ्लावर। यहाँ पे देखो नॉन एंडोस्पर्मस में यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा है। नॉन एंडोस्पर्मस में देखो यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा है, एम्ब्रियो टोटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर गया है। एग्जाम्पल हो गया पी, ग्राउंडनट, बी। इसके बाद पेरिस्पर्म, सीड के पास अगर म्यूसेलस का रेमनेंट्स बचा हो, सीड के पास कुछ हमारे पास ऐसा सीड है जिसके पास म्यूसेलस का रेमनेंट्स बचा रहता है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल हो गया ब्लैक पेपर एंड बीट। नेक्स्ट हमको सीड का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है। सीड जो होगा डॉर्मेंसी मेंटेन कर सकेगा, डिहाइड्रेशन कर सकेगा। डॉर्मेंसी क्या होता है? डॉर्मेंसी बेसिकली इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड है। जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, जैसे कि मॉइस्चर एडुकेट ना हो, मॉइस्चर बराबर ना हो, ऑक्सीजन ना हो या सूटेबल टेम्परेचर ना हो, तो सीड क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, इसको हम डॉर्मेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, सीड वाटर लूज करता है। जनरली मैच्योर सीड में देखो तो 10 to 15% वाटर ही बचता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ सीड। अब देखो पॉलिनेशन हो या फर्टिलाइजेशन हो वो वाटर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सीड फॉर्मेशन वो वाटर पे डिपेंड करता है। दूसरा, सीड के पास बेटर स्ट्रेटजीज है कि वो नया एरिया में, नया हैबिटेट में आसानी से अडेप्ट कर ले।
नेक्स्ट सीड के ऊपर सीड कोड होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट सीड जो बना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना, इसलिए इसके अंदर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है जो कि वेरिएशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सीड वियाबिलिटी। जैसे कि हम पोलन वियाबिलिटी पढ़े थे, सीड वियाबिलिटी भी वैसा ही है। पोलन वियाबिलिटी में हम देखते थे पीरियड फॉर विच पोलन हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट। यहाँ पे हम देखते हैं पीरियड फॉर विच सीड हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट, मतलब पीरियड तब तक सीड जर्मिनेट कर सकता है। यहाँ पे देखो हमारे पास दो सीड है, एक का नाम है लुपाइनस अर्टिकस, लुपाइन बोलते हैं इसको, एक है हमारे पास फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा, डेड पाम बोलते हैं। लुपाइनस अर्टिकस ओल्डेस्ट सीड है, इसको हम अर्टिक तुंद्रा से एक्सकवेट किए थे। ये अपना डोरमेंसी 10,000 ईयर्स तक मेंटेन करता है। फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा देखो, इसको हम लोग किंग हेरल पैलेस नियर डेड सी, किंग हेरल पैलेस डेड सी से एक्सकवेट किए थे। इसका डोरमेंसी पीरियड है 2000 ईयर्स। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन का बन जाए तो उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एस्टरेशिया एंड ग्रासेस। बेसिकली होता क्या है, जो एक सेल है वो बिना मियोसिस किए हुए एम्ब्रियो बना लेता है। जो एक सेल है वो बिना मियोसिस किए हुए एम्ब्रियो बना लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यह कुछ ऐसा सीड है जैसे कि मैंगो, साइट्रस। इसमें क्या होता है, न्यूसेलर सेल जो कि एम्ब्रियो सेल को सराउंड करके रखता है, उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है और वो पोट्यूल कर जाता है एम्ब्रियो सेल में, बहुत सारा एम्ब्रियो बनाता है। इस केस में एक ओव्यूल के पास बहुत सारा एम्ब्रियो होता है, इसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। एपोमिक्सिस जो है, याद रखना है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। नेक्स्ट हमको एक प्रॉब्लम पढ़ना है जो कि फार्मर के लिए होता है। फार्मर हाई यील्डिंग वैरायटीज का सीड यूज करता है, ये एक्सपेंसिव होता है, हर साल इसको बनाना पड़ता है। बेसिकली होता क्या है, ये हाई यील्डिंग वैरायटीज से जो प्लांट बना उसका सीड अगर हम सो कर दिए तो वो हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं करता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, इसलिए वो हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं करता। लेकिन इस सीड को अगर हम एपोमिक्सिस में कन्वर्ट कर दें, इस हाई यील्डिंग वैरायटी को अगर हम एपोमिक्सिस में कन्वर्ट कर दें, तो एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, तो यहाँ पे सीड क्या होगा, हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन करेगा और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए बहुत सारा रिसर्च चल रहा है ताकि हम हाई यील्डिंग वैरायटीज का सीड को एपोमिक्सिस में कन्वर्ट कर पाए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रूट। फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवेरी है। देखो फ्रूट हमारा ओवेरी से बनता है और ओवेरी का वाल को हम पेरिकार्प बोलते हैं। बेसिकली पेरिकार्प क्या है, फ्रूट वाल। ये किससे बना, ओवेरी का वाल से बना। दो टाइप फ्रूट पढ़ना है हमें, एक है ड्राई फ्रूट, एक है फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट वो है जो ड्राई होगा, जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड। फ्लैशी फ्रूट वो होगा जो फ्लैशी होता है, जैसे कि मैंगो, गुआवा, ऑरेंज। नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रूट। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर जो फ्रूट ओवेरी से बना है तो उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अगर जो फ्रूट दूसरा फ्लोरल पार्ट जैसे कि थैलमस से बना है अलॉन्ग विथ ओवेरी, तो इसको हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। फॉल्स फ्रूट का कुछ एग्जांपल याद रखना है, एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी। अगर जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन का बना है तो इसको हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बेसिकली ये सीडलेस फ्रूट होता है। इसका एग्जांपल है बनाना, ये ग्रोथ हार्मोन का एप्लीकेशन से होता है।